हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आज जहाज़ के ऊपर ही बात कर रहे थे कि जहाज़ में, चलो आज एक टॉपिक ऐसे डिस्कस कर लेते हैं कि जहाज़ में जो हादसात होते हैं वो कैसे होते हैं। हर चीज़ को एनालाइज करना चाहिए, डार्क व्यू और जो नॉर्मल जो चीज़ है वो भी है, और उसका जो तारीख पहलू है, लिमिटेशंस हैं, वो भी डिस्कस कर लेने चाहिए। नॉर्मली जो जहाज़ के अंदर जो पहले हिस्ट्री के अंदर जो हादसात हुए हैं, अलग अलग किस्म के हुए हैं। क्यों हुए हैं और कैसे इनको, क्या क्या रीज़न्स होती हैं और कैसे इनको रोका जा सकता है, मैं अपने जो थोड़ा बहुत मेरा नॉलेज है मैं उसके बेस के ऊपर थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, थोड़ा आपका आइडिया हो जाएगा। तो इससे चले, अगर इस चीज़ के ऊपर जाते हैं तो थोड़ा सरसरी सा मैं एक जायज़ा आपको देता हूँ कि थोड़ा सा आप ताकि अंडरस्टैंड करें कि जहाज़ जब उड़ता है उसके अंदर फ्यूल सिस्टम होता है, उसके अंदर इंडिकेटर्स वगैरह होते हैं, अल्टीमीटर्स वगैरह, हाइट वगैरह पता चलती है। उसके अंदर फ्यूल होता है, एयर कंडीशन सिस्टम होता है, प्रेशराइजेशन सिस्टम होता है, क्योंकि अगर बाहर तो जैसे ऊपर जाते हैं प्रेशर, आप यूँ समझें कि प्रेशर जो है वो चेंज होता रहता है, तो उसके लिहाज से जो है ना टेम्परेचर भी माइनस में चला जाता है, और प्रेशर जो है उसके ऊपर भी चेंजिंग आ जाती है। यानी कि अगर कोई चीज़ अगर इस तरह का होता है कि बाहर प्रेशर कम होता है और अंदर ज़्यादा होता है, यानी बाहर प्रेशर कम होता जाता है, डिफरेंसेस बढ़ जाती हैं। तो वो बाहर का प्रेशर ऐसा है कि अगर हम इंसानी जिस्म जो है वो नहीं बर्दाश्त कर सकता इतना प्रेशर, और स्पेशली जब अंदर प्रेशर ज़्यादा हो बाहर कम हो तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ऑक्सीजन ख़त्म हो जाते जैसे जैसे हाइट पर आप जाते हैं, तो प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है, हाइट कंट्रोल की जाती है। बाकी उसमें लाइटिंग सिस्टम होता है, जो इंजन होते हैं, इसके इंजन जब चलते हैं तो जनरेटर्स वगैरह जो हैं वो उसमें काम करते हैं, और जनरेटर से जो है पूरे जहाज़ को इंजन सप्लाई मिलती है। 115 वोल्ट एसी होता है, 400 हर्ट्ज़ होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर इन्वर्टर्स होते हैं, बैटरीज होती हैं, आईएनएस सिस्टम होता है। आईएनएस सिस्टम एक ऐसा होता है कि मतलब इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम होता है कि जिसके ज़रिए से वो डायरेक्शंस का उसको पता चलता है। उसमें एक जायरोस्कोप होता है, जायरो होता है, जिसकी मदद को रेफरेंस बना के तो हम उसके मदद से हमें डायरेक्शंस का पता चलता है। फिर वो इसके अलावा कंपास होता है, उससे भी पता चल जाता है डायरेक्शंस का। मतलब वो एक नहीं होता, जैसे जीपीएस सिस्टम है आजकल तो इतने सिस्टम आ गए हैं। तो इसके अलावा वार्निंग सिस्टम्स होते हैं इसके अंदर, स्पेशली अगर दो जहाज़ अगर आमने सामने आ जाएं ड्यूरिंग हाइट, तो उनके टकराव से बचने के लिए उनके लिए एक सिस्टम होता है आरवीएसएम, रिड्यूस वर्टिकल स्पीड सेपरेशन। वो एक सिस्टम होता है, यानी अगर वो होगा, वो सिस्टम अगर एक्टिवेट हो जाएगा तो अगर दो जहाज़ आप सामने सामने आ रहे हैं तो खुद ही वो एक नीचे हो जाएगा, एक ऊपर हो जाएगा, या इस तरह डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। इसी तरह टिकास सिस्टम होता है कि उसके अंदर ये होता है कि अगर कोई जहाज़ की जिससे दूसरी जहाज़ टकराने लगा है या कोई चीज़ सामने आ गई है तो फ़ौरन उसमें
जैसे रेडार सिस्टम होता है, इस तरीके से उसके अंदर फ़ौरन जो है वो सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और एकदम से जो है ना वो कैप्टन को पता चल जाता है और रास्ता चेंज कर लेता है। GPWS सिस्टम होता है, ग्राउंड्स प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम। वो भी ऐसा होता है कि अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई भी ख़तरा आता है, अगर जल्दी लैंडिंग कर ली है या ज़मीन का टच हो रही है या कहीं कि ऊंची पहाड़ी रास्ते में आ गई है, तो वो जहाज़ को पता चल जाता है, जहाज़ के इंस्ट्रूमेंट्स को पता चल जाता है, वो वार्निंग होती है, आवाज़ भी आती है, वार्निंग के साउंड आता है, कैप्टन को बता देते हैं कि भाई तुम ख़तरे की रेंज में, तो अपने आप को बचा लो। तो जहाज़ के अंदर बहुत से ऐसे सिस्टम होते हैं कि मतलब उसको जो है वो आप मतलब उसके अंदर आप खुद को बचा सकते हैं, ये सब चीज़ें। तो अभी इसमें जहाज़ में डिफरेंट किस्म के हादसात हुए हैं पहले, अल्लाह ताला सबको बचाए। इनमें एक दफ़ा ऐसे हुआ कि जैसे किसी ने अगर वो इसका कार्गो सिस्टम होता है जहाज़ के अंदर, इस कार्गो सिस्टम के अंदर भी डोर होते हैं जहाँ पे सामान रखा जाता है, यानी जहाँ कस्टमर बैठते हैं ना, पैसेंजर, उनके नीचे आपको पता ही होगा, नीचे जो बेली होती है वहाँ पे फॉरवर्ड कार्गो और आफ्ट कार्गो होता है और उससे पीछे बल्क कार्गो होता है। फॉरवर्ड कार्गो का अलग डोर होता है, आफ्ट कार्गो का अलग डोर होता है। जब जहाज़ जो है वो टेक ऑफ करता है तो वो उसको प्रॉपरली सिक्योर कर दिया जाता है। तो अगर वो चीज़ जो है वो प्रॉपर ना सिक्योर हो तो वो ड्यूरिंग सामान को भी प्रॉपरली सिक्योर किया जाता है, क्योंकि इतनी हाइट में जाके 30-40,000 फीट की हाइट में जाके जब जहाज़ उड़ता है, स्पीड भी उस टाइम बहुत ज़्यादा होती है, हाइट भी ज़्यादा होती है और बहुत से ऐसे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट का सामना जहाज़ को करना पड़ता है कि जो तसव्वुर भी नहीं कर सकता बंदा। तो ऐसे के अंदर अगर सामान अगर लूज़ होगा और उसकी वजह से भी ऐसे हुआ है कि मतलब ऐसे वो आफ्ट कार्गो का डोर या फॉरवर्ड कार्गो का डोर जो है वो खुल गया, क्योंकि वाइब्रेशंस होती हैं, तो उसकी वजह से बाद में जो है वो जहाज़ कंट्रोल नहीं हुआ और क्रैश हो गया। इतनी सी बात पे अगर डोर प्रॉपरली बंद नहीं हुआ आफ्ट कार्गो का, वो भी छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना वो इतनी ख़तरनाक होती हैं। फिर वहीं आफ्ट कार्गो फॉरवर्ड कार्गो के अंदर नीचे पूरा उसकी मशीनरी होती है, कंप्यूटर्स होते हैं, वो फिर पे दर पे जो है वो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो फिर ये सब मिस्टेक्स होती हैं जो कि क्रैश होने का बायस बन सकती हैं, जिसकी वजह से जहाज़ क्रैश हुए भी हैं। मैं ट्रांसपोर्ट जहाज़ों की बात कर रहा हूँ। अभी इसके अलावा आप फिर ये हुआ है कि जैसे फ्यूल है, जहाज़ के पूरे विंग्स जैसे होते हैं ना, विंग्स के अंदर काफ़ी बड़े होते हैं, स्पेशली 380 के भी विंग्स वहाँ इतने होते हैं कि बंदा अंदर पूरा खड़ा हो सकता है। वैसे तो नज़र नहीं आता, उसके अंदर पूरा फ्यूल भरा होता है। फ्यूल के साथ ही फिर वहीं पे ना वायरिंग छोटी सी पूरी वायर्स होती हैं और वहाँ टैंक यूनिट्स होती हैं, तो उसकी मदद से वो पूरे जहाज़ के, ज़ाहिर है जब जहाज़ उड़ता है तो उसका फ्यूल सिस्टम तो पता करना होता है कि भाई फ्यूल कितना रह गया, कितना खर्च हो गया है, कितना रह गया। ये चीज़ें जो है इंडिकेट करना बहुत ज़रूरी होती है।
फिर यानी ये कि ये अगर, लेकिन वो वायर स्पेशल किस्म की वायर्स होती हैं कि वो गर्म होने पे गर्म ना हो, जल्दी गर्म ना हो, या उनके अंदर आग ना लगे, या उसके चैफिंग ना हो। अगर वो कहीं से फ़र्ज़ करें कहीं से वायर जो है वो चैफ हो गई, सिंपल मोटरें लगी होती हैं जो कि जब जहाज़ आगे बढ़ता है ना तो वो मोटरें चलती हैं जिसकी मदद से फ्यूल जो होता है वो इंजन की तरफ जाता है। क्योंकि जैसे 4 इंजन है, फ़र्ज़ करें 380 डबल डेक एयरबस 380 की बात करें, तो वो जब फ्यूल तो इतना ज़्यादा होता है, फिर उधर पीछे स्टेबलाइज बेली में भी होता है, विंग्स में भी होता है, और पीछे जो होते हैं जो टेल है, टेल के पास भी होते हैं। तो एपीयू को भी फ्यूल जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर वो फ्यूल जो है वो प्रॉपरली अगर नहीं इंजन को मिलेगा तो कैसे जहाज़ रन करेगा। तो जैसे जैसे इंजन रन करता है उसको फ्यूल चाहिए होता है, वो इंजन रन करेंगे, फ्यूल आएगा, इंजन रन करेगा, और उसकी वजह से जनरेटर सिस्टम काम करेगा, हाइड्रोलिक सिस्टम काम करेगा, न्यूमेटिक सिस्टम काम करेगा। हाइड्रोलिक ये नहीं होता है, इसमें हाइड्रोलिक्स होता है पूरा, उसके लिए भी कुछ मोटर ऐसे ऑपरेट होते हैं जिसकी वजह से पूरे जहाज़ को हाइड्रोलिक सिस्टम मिलता है। और हाइड्रोलिक की मदद से जो है वो जो बड़े बड़े जो है लैंडिंग गियर, और ये जो अभी कितने वज़नी होते हैं ये एलीरोन, जो विंग्स होते हैं ना, विंग्स के पास ही एलीरोन होते हैं, एलीरोन, फ्लैप्स, स्पॉयलर्स, ये सब होते हैं। तो मतलब वो क्या होता है कि वो अब अगर वो इंजन का ऑयल वहाँ से इंजन को फ्यूल मिलेगा तो तभी ये इंजन चलेगा, तो ये सारे काम चलते हैं। इंजन बंद तो सारा काम रुक जाएगा। इंजन जस्ट लाइक यूँ समझे जैसे इंसान का हार्ट होता है। और अब वो इंजन के लिए वो अच्छा, अब मैं बताया था कि ये जेटिसन पंप्स होते हैं उसके अंदर लगे होते हैं, ओवरराइड पंप हो गए, ये फ्यूल टैंक्स होते हैं, नॉर्मल पंप होते हैं, काफ़ी किस्म के पंप्स हैं वहाँ। तो वो जब पंप काम करेंगे तो इंजन को फ्यूल मिलता रहेगा, और फ्यूल अब वहाँ जो पंप के लिए, अब वो जो फ्यूल टैंक्स के लिए जो मोटरें लगी हुई हैं वो अगर ख़राब हो जाती हैं या उसके अंदर वायर चैफ कर जाती है, वायर चैफिंग, वायर जो होती है वो फ्यूल के पास से ही गुजर रही होती है, अगर उसको चैफिंग हो गई, समझो एक चिंगारी, फ्यूल है सारा, एक चिंगारी से वो आग लग सकती है। और इसी तरह मतलब ये चीज़ें जो होती हैं वो, लेकिन उसकी सेफ्टी के लिए काम किया होता है, लेकिन इसकी वजह से भी जहाज़ क्रैश हुए हैं। जहाज़ के अंदर कई दफ़ा फ्यूल लीक हो जाता है। फ्यूल होते हैं, चार इंजन है, ये कोई 777 है, तो 2 इंजन है उनकी, लेकिन बड़े इंजन होते हैं, तो उनके लिए भी फ्यूल वगैरह चाहिए होता है। अब अगर कई दफ़ा ऐसे जैसे ड्यूरिंग फ्लाइट में पता नहीं है फ्यूल लीक होता जा रहा है जहाज़ से, कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि जहाज़ था वो, मुझे नहीं इतने डेट्स याद नहीं है, लेकिन मैं आपको समराइज़ करके बता रहा हूँ सारा। ये चीज़ें हमारे माइंड में होती हैं कि ये मिस्टेक हैं और इनको हमने कवर करना होता है। अब उसके अंदर क्या हुआ कि वो फ्यूल लीक हो रहा है, अब वो ये समझ जाता कैप्टन कि जी ये फ्यूल के बाकायदा इंडिकेटर्स आते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। एक होता है नेविगेशन डिस्प्ले, एक तरफ कैप्टन बैठा होता है, साथ में फर्स्ट ऑफिसर दूसरी साइड पे बैठा होता है। जो सिस्टम कैप्टन के पास होता है वही फर्स्ट ऑफिसर के पास होता है, लेकिन कैप्टन कंट्रोल करता है सारा। यानी अगर किसी चीज़ में इख्तलाफ हो जाता है कैप्टन के और फर्स्ट ऑफिसर का, तो कैप्टन की बात को माना जाएगा। लेकिन ये कि दोनों के पास बराबर के सिस्टम होता है, लेकिन कैप्टन की प्रायोरिटी होती है। और
अब उसके पास कैप्टन के सामने भी ये नेविगेशन डिस्प्ले सिस्टम होता है और प्राइमरी डिस्प्ले होता है। प्राइमरी डिस्प्ले के अंदर ये होता है कि वो उसके अंदर बेसिक हाइट, एल्टीट्यूड, वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर्स और ये सारी जो होती हैं हॉरिजेंटल जो सारी वो जो आपको सिचुएशन नज़र आती है वो सारी HSI ये सब चीज़ें आपको नज़र आती हैं। कंपास होते हैं नेविगेशन डिस्प्ले के लिए। तो वहीं पे आपको डिफरेंट नाम होते हैं सिस्टम के लिहाज से, जहाज़ों के लिहाज से। जैसे टोयोटा कंपनी अलग ब्रांड है, होंडा की अलग ब्रांड है, तो वो नाम ज़रूरी नहीं कि सेम रखें, वो अलग अलग उन सिस्टम के नाम वो रख सकते हैं। इसी तरह उसमें ये इंजन इंडिकेटिंग क्रू अलर्ट सिस्टम होता है। इससे मतलब उसमें भी आप ये फ्यूल का सिस्टम देख सकते हैं। आजकल तो पूरा वो डिस्प्ले आ जाता है कि भाई ये फ्यूल की इतना फ्यूल है, इस इंजन को इतना फ्यूल मिल रहा है, इस इंजन को इतना फ्यूल मिल रहा है, कितना टोटल फ्यूल है, कितना बाकी रह गया, कितना इस इंजन को फ्यूल चाहिए, कितना इसके लिए चाहिए। तो जब एयरक्राफ्ट फ्लाई करने लगता है तो वो कैप्टन ये सब चीज़ें नोट करता है कि जैसे अगर उसको यहाँ से उड़ के फ़र्ज़ करे कि दुबई से उड़ के सऊदीया जाना है या कोई भी रूट है किसी भी जहाज़ का, तो सबसे पहले फ़्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। फ़्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम का ये होता है काम कि वो ये देखे कि अच्छा ये इतना रूट है, कौन सा शॉर्टेस्ट रूट होगा, कितना फ्यूल खर्च होगा, कितना फ्यूल डालना है, कितना खर्च करना है, और खुदा ना ख्वास्ता हंगामी हालात हो तो कितना बैकअप में रखना है। क्योंकि फ्यूल बहुत ज़्यादा अगर फ्यूल होगा तो वो भी सही नहीं है, वो फिर वज़न बढ़ जाता है। और जहाज़ के अंदर वज़न का बहुत अहमियत है, क्योंकि वो रेवेन्यू जितना भी एयरक्राफ्ट को जो मतलब बिज़नेस में मिलता है वो इसी वजह से मिलता है कि आपका फ्यूल, अगर सारा फ्यूल ही भर देंगे तो फिर कस्टमर के कहाँ से, तो सारा खर्चा प्रॉफिट उसी में निकल जाएगा। तो फ्यूल भी एक लिमिट तक रखते हैं, जितनी ज़रूरत है उतना रखेंगे, ये थोड़ा बहुत उसके, तो वो सारा हिसाब किताब करके कैप्टन बनाता है और पहले देखते जहाज़, अच्छा ये रूट है, इतना फ्यूल है इसमें, ये अगर फर्ज करें कभी मौसम नासाजगार हो तो उसको गो अराउंड करना, चक्कर काटता है, फिर वो नीचे आएगा, देखे मौसम सही नहीं है या वो नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही चक्कर काटता रहेगा। लेकिन भी एयरपोर्ट पे नीचे गया, नीचे एयरपोर्ट पे मौसम सही नहीं मिला उसको या हालात लैंडिंग की नहीं मिले, गो अराउंड का एक ऑप्शन होता है, वो क्लिक करेगा, ऊपर जा फिर तक चल उड़ जाएगा। लेकिन वो ऐसे बहुत ज़्यादा केयरफुल होता है और ये मतलब ये एक नॉर्मल एटीट्यूड नहीं होता। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब अगर जैसे कैप्टन था, उसने फ्यूल वो उसका यूज़ हो रहा था, उसको पता ही नहीं चला, स्पेशली अभी तो नहीं, लेकिन पहले जब 747 जहाज़ थे या पहले जो सिस्टम जहाज़ में थे उसमें इतना एडवांस सिस्टम नहीं थे, भले कि वो फ्यूल उसका नीचे गिरता जा रहा था, वो समझा कि शायद यूज़ हो रहा है। तो उसके अंदर फिर एक सिस्टम एक और होता है फ्यूल का कि अगर आपके पास, अच्छा फ्यूल के लिए जैसे आप 777 को फ़र्ज़ करें एग्जांपल ले लें कि राइट विंग में भी फ्यूल भरा हुआ है, उसका जो सेंटर बेली है उसमें भी है, और लेफ़्ट विंग, ये पूरे भरे होते हैं और उसके अंदर पूरा इतना फ्यूल होता है। मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है मेरे इस चीज़ का, आप वो याददाश्त का नहीं लीजिएगा, लेकिन जिसको अगर इससे ज़्यादा डिटेल चाहिए होगा तो मुझसे रब्ता करें, मैं मज़ीद डिटेल भी दे दूँगा। फिगर्स की बात है वो मैं इतना नहीं ज़हन पे लोड डालता हूँ। फिर इसके अलावा जो टेल्स है उसमें भी फ्यूल होते हैं, तो फ्यूल तो अच्छा खासा होता है। तो अब जब फ्यूल गिरना शुरू हुआ, एक इंजन का फ्यूल लीक हो रहा था, नीचे गिर रहा है, वो उसको कैप्टन को समझ ही नहीं आई। उसने क्या किया कि जो दूसरा जो फ्यूल टैंक, दूसरा जो वहाँ, अच्छा दो तीन टैंक राइट साइड पे होते हैं, 2-3 लेफ्ट में होते हैं और 1-2 सेंटर में होते हैं, यानी फ्यूल तो बहुत होता है।
अब वो जब एक लेफ़्ट इंजन फ़र्ज़ करो अगर लीक हो रहा था उसके पास से फ्यूल, तो वो उसने देखा अच्छा ये फ्यूल ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वो आगे राइट इंजन का राइट टैंक के अंदर जो फ्यूल था वो भी उठा के उसने टैंक मोटर की मदद से, पंप्स की मदद से उधर भेजता गया। एंड में उसको पता चला तो फ्यूल ये तो लीक हो रहा है, और सारा उसका जो फ्यूल है वो ड्रेन हो गया, लीक भी हो गया, ड्रेन भी हो गया, और बाद में ज़ाहिर है जब फ्यूल नहीं तो जहाज़ ने तो फिर नीचे ही आना। तो ये भी रीज़न है, फ्यूल की वजह से भी हो जाता है क्रैश। अंदर चिंगारी कोई लग गई, कहीं पे भी अगर चिंगारी अंदर आ गई, स्पेशली जो प्रेशराइज एरिया जहाँ होते हैं, तो वो चीज़ें ट्रबल्स पैदा कर देती हैं। आपको याद है इसके अलावा कॉन्कर्ड जहाज़ थे, उसके अंदर बहुत ज़्यादा, उसके अंदर भी क्रैश हुआ था। उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि स्पीड के हवाले से ये चीज़ होती है जैसे आप कहते हैं ना सुपरसोनिक स्पीड। ये जो हमारे जहाज़ होते हैं मतलब इनकी एक स्पीड होती है जो कि मतलब एक जो मैक नंबर होता है उससे कम रखी जाती है, मतलब एक लिमिट के अंदर रखी जाती है कि अच्छा भाई इतनी स्पीड हो। यानी जब जहाज़ उड़ता है ना तो उसकी हाइट जितनी हाइट पर है, स्पीड और हाइट, उसमें एक बैलेंस होता है उस, ठीक है, उसको बोलते हैं मैक नंबर। मैक नंबर में मतलब उसके यानी आपने हवा की स्पीड से ज़्यादा नहीं तेज़ करना, मतलब एक लिमिट में रहना होता है, उसके कंट्रोल होता है स्पीड का। नॉर्मल ट्रांसपोर्ट जहाज़ों की बात करूँगा, इसमें पैसेंजर्स भी होते हैं, तो जो जिनकी स्पीड वो 1 से कम होती है तो वो तो ठीक है, सब सोने के हैं, ये वही जहाज़ होते हैं। लेकिन जब अगर इसकी स्पीड इससे 1 हो या इससे ऊपर चली जाए 1.1 या, तो वो सुपरसोनिक जहाज़ों में आ जाते हैं। स्पेशली ये जो फाइटिंग जहाज़ होते हैं इनकी स्पीड ज़्यादा होती है, तो उनके लिए फिर और ज़्यादा कंडीशंस होती हैं, उनकी सेफ्टी की और कंडीशन होती है। अब इसमें तो पैसेंजर्स बैठे होते हैं, तो वो जो कॉन्कर्ड जहाज़ था उसकी स्पीड ज़्यादा थी, वो इसके फ्यूल में भी फ्यूल टैंक्स में भी आग लगी। अपनी फ्यूल टैंक्स में नहीं था उनका, ये था उससे भी हुआ था, एक और भी था इसमें, मतलब जैसे जहाज़ उड़ा है ना तो नीचे कोई चीज़ थी, वो एक फ्री पिन या कोई ऐसी चीज़ इसलिए केयर करते हैं कि ज़मीन पे कोई चीज़ ना हो, वो चीज़ से पता नहीं टायर बड़ी स्पीड से था, टायर वो गया, उसके बाद जो है फिर मामला ख़राब हो गए। यानी टायर टच हुआ किसी चीज़ के साथ, नीचे कोई ज़मीन कोई नुकीली चीज़, उसके साथ उसको आग लगी, और उसके साथ एक तो ये हुआ, और एक वो मुझे एग्जैक्ट नहीं, लेकिन इस टायर की वजह से भी होता है, लैंडिंग गियर के अंदर जो टायर होते हैं ना उसको आग लगी, उससे भी हुआ। और इनके स्पेशली फ्यूल टैंक्स का भी ये प्रॉब्लम मुझे एग्जैक्ट नहीं, लेकिन इन दोनों रीजंस की वजह से आग लग सकती है। तो ये उसके बाद अब मसला ये नहीं था कि मतलब ये शायद टायर की वजह से थी, लेकिन ये इतना, ये आम जहाज़ होता तो कोई मसला ही नहीं था, ये मतलब हैंडल हो जाती सिचुएशन। लेकिन जब वही जहाज़ जब इतनी स्पीड से जा रहा था, सुपरसोनिक स्पीड ही नहीं, हवा की स्पीड, बल्कि हवा में आवाज़ की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड हो जाती है, उसकी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, तो वो सुपरसोनिक स्पीड है जो, और उसमें ही नहीं है कि समझो कि बस जल्दी को थोड़ी सी चिंगारी भी लग गई ना, आग नहीं मल्टीप्लाई हो जाती जब इतनी स्पीड से, जब चीज़ वैसे आप हाथ रख रहे जैसे आग, जैसे दो ईंटों को पहले जिस ज़माने में जैसे आग ईजाद हुई कि दो को ईंटों को टकराते तो एकदम से चिंगारी पैदा होती, तो वो तो जब इतनी स्पीड से जा रहा है वहाँ अगर एक चिंगारी भी आ गई ना पूरे जहाज़ को बर्स्ट कर देगी। और यही हुआ उसके साथ भी, कॉन्कॉर्ड के साथ काफ़ी लोगों का हादसा हुआ, काफ़ी लोग बेचारे फौत हो गए उसमें।
तो ये चीज़ मतलब इसके बाद से फिर कॉन्फिड जहाज़ों के ऊपर पाबंदी लगी, क्योंकि उनकी स्पीड इतनी तेज़ थी, लेकिन बहुत ज़बरदस्त जहाज़ था वो। अभी भी कभी कभी लोगों को इस तरह आती है कि जी हम इस तरह का जहाज़ बना लें, लेकिन फिर वही चीज़ें देखते हैं तो कौन, क्योंकि उसकी स्पीड इतनी तेज़ थी और मिनट में इधर से उधर दुनिया के जिस मर्जी कोने में पहुंच जाओ, मिनट्स में, बहुत स्पीड। तो वो जहाज़ फिर बंद कर दिए गए, फ्यूल की वजह से हो जाता है। हाँ, एक दफ़ा ये हुआ कि ये हॉरिजेंटल स्टेबलाइज़र जो पीछे का जो ये वहाँ पे, वो क्या होता है, बड़ी सी मोटर्स होती है, एपएनएच के एरिया होता है, वहाँ पे क्या होता है कि जब कैप्टन होता है, जब भी एक पिचिंग होती है, पिचिंग इसको बोलते हैं, पिच अप पिच डाउन, तो उसके 2-3 तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि जैसे जहाज़ ने अगर कैप्टन नीचे करना है, अगर कंट्रोल स्टैंड होता है, कंट्रोल कॉलम जो कंट्रोल करता है, जैसे गाड़ी का होता है ना, स्टीयरिंग जो होती है उसकी, उसको अगर नीचे आगे की तरफ करो तो जहाज़ नीचे जाएगा, अगर ऊपर को करो जहाज़ को पिच अप बोलते हैं, पिच डाउन एंड पिच अप। तो वहाँ ये जब प्रोसेस होता है, इसके अंदर ही वहाँ पीछे मोटर्स चलती हैं, कभी कभी हॉरिजेंटल स्टेबलाइज़र होता है उसके साथ ही पीछे टेल पे, उसी को बोलते हैं। वो उसके पीछे एलिवेटर लगा होता है, तो वो जब पिच अप या डाउन करते हैं तो उसकी मूवमेंट को भी ना ये लोग कंट्रोल करते हैं, थोड़ा नीचे पूरा का पूरा दोनों विंग ऊपर जाते हैं या आगे नीचे, मोटर की कितनी हैवी होती है, मोटर की मदद से करते हैं, और उसकी जो डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। तो वो पिच अप पिच डाउन की जो मोटर्स थी वो भी ख़राब हो गई। उसका मतलब से सारे एलिवेटर का सिस्टम भी वहाँ आपस में सारे वहीं पे एक ही जगह होते हैं। तो वो जब चीज़ें जब ख़राब हुई तो उसकी वजह से अब जब कैप्टन जब जहाज़ को नीचे ऊपर उठाने की कोशिश करा, उठी ना, वहाँ पे वो कोई प्रॉब्लम आई थी, मोटर स्टक हो गया था। वहाँ वो जो उसके बीच में जो स्ट्रिंग्स होती है, जो रस्सी होती है, जिसकी मदद से ये करते हैं, अभी तो और भी बड़े एडवांस इलेक्ट्रॉनिकली भी होते हैं साथ में, कंट्रोल स्टैंड्स के लिए, मतलब उन चीज़ों के लिए स्ट्रिंग्स वगैरह भी होती हैं, मज़बूत होती हैं बहुत बहुत ज़्यादा। तो उनकी मदद से वो जब वो करते थे तो मोटर की मदद से, तो वो मोटर भी ख़राब हो गई, स्टक हो गई, और उसकी जो वो स्ट्रिंग है वो भी वहाँ से टूट गई। उसके बाद आप खुद समझें कि वो जहाज़ कैप्टन कंट्रोल करता रहा, कुछ भी नहीं हो, कंट्रोल ही ख़त्म। ये हाँ, ये जो चीज़ है, इन चीज़ों से हादसे हो जाते हैं, तो इनको बड़ा जो है ना एहतियात करनी पड़ती है। ये जो ये कंट्रोल सरफेसेस जो होती हैं, कंट्रोल सरफेसेस समझो कि ये जहाज़ की जान है। एक तो ये हार्ट का, जैसे मैंने बता दिया, इंजन होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इंजन ख़राब हो गए, 2 इंजन है ये, अच्छा मैं बताऊं, इंजन की वजह से भी क्रैश हो जाता है। जैसे अगर 2 इंजन है, एक इंजन ख़राब हो गया तो दूसरे इंजन की मदद से आप जहाज़ को लैंड करा सकते हैं, लेकिन आपको उसके अंदर थोड़ा वेट को बैलेंस करना पड़ता है ठीक है ना, ताकि वो जो भी उसका डिफरेंसेस आ गया उसको कवर कर लें। लाइट्स लोड शेडिंग करनी पड़ती है, कुछ कंट्रोल करना पड़ता है सारी चीज़ों को, प्रेशर को, इलेक्ट्रिसिटी को, इन सब चीज़ों को, वज़न को। तो वो करके तो फिर जो है ना, खुदा ना ख्वास्ता अगर एक इंजन बंद हो जाए, और ये इतना आसान नहीं होता, बहुत ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स होती हैं। किसी को डिटेल चाहिए हो तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, बहुत केयर होती है इसमें, इतना ऐसे नहीं होता कि ये चीज़ें स्पेशली जो नंबर 1 एयरलाइंस हैं, उनके जो होते हैं वो सारे नए जहाज़ों, तो नए जहाज़ों में तो बस समझो कि मिस्टेक होने के चांस होते ही नहीं है। पुराने जहाज़ों में होते हैं। अब आप खुद ही समझे पुराने जहाज़ किन के हैं। तो नए जहाज़ों का जो है ना, वो ये प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, पुराने जहाज़ों में आती हैं। तो वो जो है इंजन अगर हो जाए, फेल हो जाए, तो दूसरे इंजन से आप चला सकते हैं। अब दूसरा इंजन भी अगर फेल हो जाए, अगर एक जहाज़ के 2 ही इंजन हैं
4 में तो चलो आप 4 1 गया तो 3 रह गए, 3 गया तो 2 रह गए, 2 गए तो 1 रह गए, 1 भी आप लैंडिंग करवा सकते हैं, सेफ लैंडिंग। और ऐसे भी हुआ है कि यानी अगर 2 इंजन है, दोनों के दोनों इंजन बंद हो गए अगर, तब भी आप लैंडिंग करवा सकते हैं, क्योंकि जहाज़ जैसे लेके तैर के भी जो है ना, उसके सिस्टम ऐसे होते हैं कि वो तैर के भी लैंडिंग कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक तरह की महारत चाहिए होती है, जैसे कैप्टन्स पे डिपेंड करते हैं। कई दफ़ा एक्सीडेंट हो जाता है। ये सारी देखें कितनी चीज़ें होती हैं। मैं नहीं चाहता आप लोग डरें, लेकिन कहना चाहेंगे सबके अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ पे पूरी इनकी वो होती है, सेफ्टी होती है। ये इतना आसान नहीं होता, बड़ी चेकिंग होती है। अगर आपको इसके ऊपर मतलब मैं एक वीडियो कर दूंगा कि मतलब कितनी सेफ्टी रखी जाती है, बहुत ज़्यादा सेफ्टी होती है। आप उसमें जो है ना, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। फिर ये जैसे ये कई दफ़ा ये हुआ जनाब, ड्यूरिंग फ़्लाइट अगर आपने डोर खुला रह गया, ये आपकी जो डोर है, डोर नहीं होते, बड़े सेंसिटिव होते हैं, ये बहुत स्पेशल किस्म के डोर होते हैं, आम डोर नहीं होते जो जहाज़ के होते हैं, क्योंकि बाहर इतना प्रेशर, मैंने कहा नहीं, प्रेशर कम हो जाता है बहुत ज़्यादा बाहर हाइट पे, 40,000 फीट पे। अगर वो डोर खोल दिया जाए, बंदे सब उड़ा के बाहर ले जाए। और ऐसे हुआ है कि डोर खुला रह गया किसी से, ये पूरा प्रॉपर बंद होता है। ये क्रू की स्पेशल ड्यूटी होती है कि ड्यूरिंग फ्लाइट से पहले अच्छी तरह वो डोर चेक करते हैं कि बंद है, और अगर वो डोर बंद ना हो तो फिर आप देख लें। फिर ये इसलिए क्रू जो होता है वो डोर के पास बैठा होता है कि कोई बच्चा या कोई उसको डोर को खोल ना ले, और वो इतने आराम से खुलते भी नहीं है, उनकी स्पेशल वो खोलने का तरीका होता है। वो प्रेशर वाली कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं खोलना चाहिए। वो समझो अगर ड्यूरिंग हाइट खोल दे तो पूरा प्रेशर अंदर आ जाएगा। जहाज़ के अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा, बाहर कम होगा, जितने लोग हैं सब बाहर गिर जाएंगे और नाक से खून अलग आएगा, और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक ऐसी चीज़ें हुई हैं। जैसे मैंने बताया था कि ड्यूरिंग में एक जो जहाज़ था उसका फॉरवर्ड कार्गो का जो डोर है खुला रहा, कोई भी डोर खुला रह गया समझो काम ख़राब है। डोर खुला रह गया, वो जब उसके बाद हवा का प्रेशर आया, चीज़ें सारी गई। अब वो चीज़ें जब गिरती हैं अंदर से निकल के बाहर गिरती हैं, क्योंकि बाहर प्रेशर कम है अंदर ज़्यादा है, तो वो तो इंजन से भी टकरा जाती हैं। वो तो बस समझो इधर भी मौत उधर भी मौत, फिर समझो कि बहुत काम ख़राब है। अल्लाह ताला बचाए इस तरह की आजमाइश हर किसी को। तो वो चीज़ जो है वो बस फिर उसके लिए तो प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाती हैं, और उसकी वजह से फिर वो जब प्रेशर बढ़ा तो वो ऊपर के जो नहीं है, जो उसके ऊपर ही या कार्गो के ऊपर ही तो पैसेंजर्स बैठे होते हैं, वो भी वहाँ से भी टूट गया, दरवाज़ा वो फर्श टूट गया, और अंदर से पैसेंजर सारे बाहर। तो चीज़ें जो हैं वो ख़तरनाक हो जाती हैं। ये इस तरह के ये हादसात, ये चीज़ें हो जाती हैं। हाँ, एक और चीज़ भी होती है कि इसके अंदर ये होता है, ये जहाज़ के साइडों के ऊपर स्टैटिक के पोर्ट्स होते हैं, यानी ये हाइट जो मेजर होती है ना अल्टीमीटर्स की या एयरक्राफ्ट की हाइट, तो उसके लिए क्या होता है कि इनको हाइट जो चाहिए होती है, वो एक तो पिटोट प्रेशर चाहिए होता है जो सामने 2 नॉब्स राइट साइड लेफ्ट साइड पे लगी होती हैं एयरक्राफ्ट के, कभी आप गौर करेंगे जब ऊपर बैठे जहाज़ में वो होते हैं, और साथ में नीचे पॉट्स होते हैं छोटे छोटे, उनकी स्टैटिक प्रेशर, तो उनकी मदद से ये स्पीड भी मेजर करते हैं जहाज़ को, कि हाइट भी मेजर होती है वहीं से कि कितनी ऊंचाई पे जहाज़ फ्लाई कर रहा है। तो जब आपके जहाज़ की हाइट, जब आपको हाइट का ही नहीं पता चलेगा, जब आपको स्पीड का नहीं पता चलेगा, जब आपको ये नहीं, वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर होता है, HSI होता है, हॉरिजॉन्टल सिचुएशन इंडिकेटर होता है,
वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर होता है, मतलब उसके अंदर जहाज़ नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, सब चीज़ों के आपको मामला पता, वो उसकी इंडिकेशंस आती है। ये स्टैटिक पोर्ट और पिटोट प्रेशर, यानी जो प्रेशर एयरक्राफ्ट का आता है ना, बाहर हवा का जो प्रेशर होता है, एक वो जो स्टैटिक और एक वो जो टकराता है जहाज़ से, उनकी मदद से वो लोग वो मतलब सारे जहाज़ को, मतलब समझो उसकी आंखें होती हैं। अब अगर उसके ऊपर किसी ने टेप लगा दिया और जहाज़ उड़ गया, अब उन्होंने ये गलती की कि उसके ऊपर टेप लगा दिया, बाद में बहुत प्रॉब्लम्स हुई। आप समझ जाएं, फिर वही क्रैश ही होना है। उसमें भी क्रैश हुए कि मतलब उसको कैप्टन को समझ ही नहीं कि चक्कर क्या है, क्यों नहीं, इंडिकेशन कौन सी सही है कौन सी गलत है। हालांकि दोनों तरफ सिस्टम होते हैं, राइट लेफ़्ट दो होते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना उसके बाद से फिर और ज़्यादा इसमें जो है वो केयर की गई। लेकिन फिर बात हुई कि जहाज़ में एक नहीं और भी कई सिस्टम होते हैं। पुरानों में थे कम सिस्टम, नयों में तो अब एक नहीं, तो अगर यहाँ से नहीं इंडिकेशन आ रही तो वो जैसे जीपीएस सिस्टम है उसकी वजह से मैप पता चल जाता है, इंडिकेशंस पता चल जाती, काफ़ी जो हैं वो इवन हाइट पता चल जाती है। उसके लिए फिर ये वाले नहीं भी होंगे तो भी, लेकिन वो रफ़ डाटा होता है, मेन असल डाटा यही होता है। लेकिन 2-3 जगह से डाटा आता है, फिर मतलब एक जगह से सही नहीं है तो दूसरे से कर लेंगे, दूसरे तीसरे से। तो ये ऑप्शंस रहते हैं एयरक्राफ्ट के अंदर। कैप्टन्स की महारत के ऊपर भी होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। ये हो गया। अब इनकी वजह से भी क्रैश हो सकता है, और फ्यूल की वजह से उसमें चैफिंग ही नहीं है मेजर। कंट्रोल सरफेसेस अगर काम नहीं कर रहे हैं उनकी वजह से भी एक्सीडेंट हुए हैं। यानी ये क्या होता है कि जैसे एलिरोन होता है ना, जो विंग्स होते हैं आगे वाले, इनके साथ ही तो पीछे वाली साइड पे एलिरोन बड़े होते हैं। यानी क्या होता है कि जैसे अगर जहाज़ ने जैसे ये अगर जहाज़ के 2 विंग्स हैं, तो इसने अगर जैसे अगर यूँ समझे, यूँ है ये एक विंग है, ये अगर पीछे वाला अगर हिस्सा फ़र्ज़ करें कि, या ये पीछे वाले से मेरी साइड पे फ़र्ज़ करो, तो अगर उसने जैसे अगर राइट टर्न करना है या लेफ़्ट टर्न करना है, तो एक पर जो है उसका पीछे नीचे की तरफ हो जाएगा, दूसरा ऊपर हो जाएगा। जो नीचे वाले साइड है वो जहाज़ का जो है ना ज़्यादा प्रेशर आएगा, वो जहाज़ नीचे को उस साइड से हो जाएगा, दूसरी साइड से ऊपर को हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। तो जहाज़ जो है ऐसे करके हो जाएगा। पिचिंग हो गया, पिचिंग होती इस तरीके से, ऐसे करके थोड़ा सा टर्न तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा मुड़ेगा। पिच डाउन, पिच अप, पिचिंग थोड़ा बहुत इसमें होते हैं। और टर्निंग का भी वो है कि अगर पीछे रडार है वो थोड़ा ऐसे हो जाए, तो वो जो डायरेक्शन मुखालिफ में जो आगे से जहाज़ जो है ना इधर को मुड़ेगा या इधर। तो ये, लेकिन अगर जब ये टर्निंग है या पिचिंग, नीचे को जहाज़ जा रहा है या पिच अप पिच डाउन जा रहा है या थोड़ा सा मुड़ रहा है, रोलिंग सॉरी, ये रोलिंग, इस चीज़ को जो है ना, ये अगर ऐसे करके हो रहा है तो ये रोलिंग कर रहा है, ये पिचिंग हो रहा है, पिच अप पिच डाउन, और ये टर्निंग है। ये तीन किस्म की जो होते हैं ना ये मूवमेंट होती हैं। तो पिच अप पिच डाउन, रोलिंग, और ऐसे करके कभी जाते हैं। तो ये अब ये, लेकिन ये क्या है कि जैसे हम हाथों से काम करते हैं, पाँव से चलते हैं, या परिंदे परों से उड़ते हैं, लेकिन अगर पर ही काट देंगे परिंदे के तो कैसे उड़ेगा परिंदा। सेम ऐसी अगर आपने ये इनके जो होते हैं विंग होते हैं, एलिरोन होते हैं, इसके पीछे टेल के पास जो होता है एलिवेटर होता है, यानी एलिवेटर नीचे होगा, पीछे से जहाज नीचे दबेगा तो आगे से नोज ऊपर हो जाएगी, नीचे होगी। और इसी तरह रडार होता है। तो ये अगर जैम हो जाते हैं, अगर ये मतलब
एक से ज़्यादा सर्विसेज जैम हो जाए, डेड हो जाए, तो ये भी आपके लिए बहुत ख़तरनाक कंडीशन हो जाती है और इसकी वजह से भी एक्सीडेंट्स हुए हैं। ये भी बहुत जैसे जैसे फाइलेज नहीं हो जाता, जैसे होता है कि नहीं, डेड हो जाते हैं बिल्कुल वो भी। इसमें स्ट्रिंग होता है वो टूट जाते हैं या मोटरें काम करना बंद होगी। लेकिन इसके अंदर एक एक के लिए दो दो तीन तीन मोटरें होते हैं, दो दो तीन तीन सिस्टम होते हैं। नहीं, आपने हाइड्रोलिक से भी मोटर को मूव कर सकते हैं, वो नहीं होता तो फिर आप न्यूमेटिक से मूव कर लें, वो नहीं होता तो फिर आप एसी से मोटर मूव कर लें। नहीं नहीं, दो दो तीन तीन सिस्टम होते हैं। जो एक एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था, हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर के पास की जो स्ट्रिंग थी वो टूट गई थी, वो नहीं हो गया था। बस पूरी स्ट्रिंग अगर टूट गई तो बस फिर तो काम खराब। और वो स्ट्रिंग बहुत मजबूत होती है, बहुत मजबूत होती है, अपनी सोच होती है। ये चीज़ें आप शायद वो बहरी जहाज़ में भी देखते होंगे। ये कंट्रोल सर्विसेज की वजह से भी एक्सीडेंट्स हुए हैं। रीजंस बहुत होती हैं, बस कोई जब लिखा होता है ह्यूमन फैक्टर, जहाँ कैप्टन्स की बेवकूफ़ियों की वजह से भी होते हैं बहुत से। जैसे मैं देखा था कि कैप्टन जनाब अपने बच्चे को वहाँ पे बिठा दिया कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। दूसरा कैप्टन सो रहा था। फर्स्ट ऑफिसर और कैप्टन दो होते हैं, इसलिए दो होते हैं, अगर एक सो जाए तो दूसरा टेक ओवर कर ले। तो वो जनाब वो बच्चे ने वो गया, उसका बाप था या पर वो वॉशरूम गया है थोड़ी देर के लिए, तो बच्चे ने उसी आसना में कोई ऐसा बटन दबा दिया जहाज़ का कि वो जहाज़ जो है वो बेकाबू हो गया। पिच डाउन किया है उसने कि क्या किया, वो जहाज़ वो जब तक बाप वापस आया बड़ी कोशिश की उसने रिकवर करने की, लेकिन फिर वो रिकवर नहीं हुआ, वो जहाज़ एक्सीडेंट हो गया। यानी ज़रा सी कोताही जो थी वो जहाज़ को ले डूबी। अच्छा, ये हो गया। फिर ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से भी ये हो जाता है ना, बुझ क्या आपने सही काम नहीं किया, लैंडिंग गियर अगर नहीं खुले, नीचे जा रहा है जहाज, लैंडिंग गियर नहीं खुल रहे, इसकी वजह से भी एक्सीडेंट हो जाता है, हुए भी हैं। ऑप्शंस होते हैं खोलने के, लेकिन फिर भी नहीं खुले या भूल गया कैप्टन, एक्सीडेंट। लैंडिंग गियर की वजह से बड़े एक्सीडेंट होते हैं, स्पेशली टेक ऑफ के वक्त में और लैंडिंग के वक्त में कई दफ़ा एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। फिर इस तक कहीं जाओ जहाज़, अच्छा जहाज़ के अंदर स्टॉलिंग हो जाती है। स्टॉल ये होते हैं कि जैसे कोई चीज़ पत्थर नहीं बन जाती, जैसे पत्थर की हो जाती है। यानी अभी अगर वो ये जब जहाज़ उड़ता है तो हवा की दोष पे उड़ता है, यानी हवा के ज़रिए से उड़ते हैं। तो अगर वो जहाज़ का लोड किसी टाइम पे जहाज़ का लोड वो हवा ना लें तो जहाज़ वो ही नहीं है कि अगर आपने इतना उड़ाया, ठीक है, जहाँ हवा के ऊपर उड़ा है वो इतना किया तब भी उड़ा। अब उसने एंगल ऑफ अटैक बोलते हैं सामने, जो हवा के साथ एक एंगल बनता है जहाज़ का। अब अगर वो इतना कर दिया उसने, बहुत ज़्यादा ही कर दिया, वज़न इतना ज़्यादा, अब हैवी अंदाज़ा लगाएं, इतना मनो टनो वज़न होता है। जिसको एग्जैक्ट फिगर चाहिए मुझसे रब्ता करे, फिर मैं उसको बताऊँगा। तो वो टनो मनो वज़न होता है। अब हमने एक हद तक हवा बर्दाश्त करेगी ना उसका लोड, जिस तरह पानी में इंसान तैरता है। लेकिन अगर आप उसको इस तरह रखेंगे तो पानी में तैरेगा, ऐसे भी तैरेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इसी तरह हवा के ना इतना तो तैरेगा, ऐसे तैरेगा, ऐसे तैरेगा। लेकिन अगर ऐसे कर दी नहीं, यानी उसकी, अच्छा अब अगर वो ऐसे कर रहा है ना, जितना हाइट ऊपर की तरफ एंगल ऊपर प्रवास बढ़ रहा है, तो उसको स्पीड भी उसी लिहाज से बढ़ानी है। अब अगर उसने ऐसे किए और बहुत ही ऐसे कर लिया तो वो गया फिर, क्यों, उसका एंगल ऑफ अटैक गलत है और वो हवा उसका लोड नहीं उठा सकेगी, उसको वो पत्थर बन जाएगा और वो फिर सीधा नीचे। यानी वो ये होती है कैप्टन की महारत। मैक नंबर भी बोलते हैं उसको, कि उसके अंदर मैक नंबर को भी कंट्रोल करना पड़ता है।
और हवा के साथ जो बैलेंस होता है, मैं इसलिए इसी को मैक नंबर बोलते हैं। स्पीड और हाइट को बैलेंस करके चलना पड़ता है। अगर वो स्पीड जितनी हाइट है उसके मुताबिक स्पीड है तो ठीक है, लेकिन अगर आपने स्पीड उससे कम रखी है तो वो नहीं उठा सकेगा लोड, वो नीचे आ जाएगा। तो वो आपने उसको मैक नंबर के करीब करीब रखना है, मतलब मैक नंबर को क्रॉस नहीं करना होता। यानी अगर आपने स्पीड बहुत कम कर दी तो वो मैक नंबर से स्पीड, मतलब वो मैक नंबर से वैल्यू ऊपर चली जाएगी और जहाज़ नीचे, इसीलिए उस पर भी इंडिकेशंस आ जाती है। क्रैश, स्टॉलिंग इसको। अच्छा, हवा में अब इधर उधर यूरोप वगैरह जाते हैं, मैं तो नहीं किया था, मुझे शौक ही नहीं है कभी इधर जाने का। बस ऐसे ही जब सब कुछ इधर दुबई में है तो ज़रूरत ही नहीं फील हुई कहीं जाने की। बाकी अल्लाह की ज़ात तो हर जगह पर है। तो इन्हीं की ये अगर जाते हैं तो थोड़ा बहुत ना गैप सा आ जाता है, एकदम से झटका सा पड़ता है, तो वो एयर गैप होता है, उसमें आप परेशान नहीं हो, कुछ भी नहीं होता। वो मतलब उसमें हवा, उस जगह पे हवा मौजूद नहीं होती। मैंने बताया ना हवा में तैरता है, तो जहाँ हवा नहीं होगी थोड़ा झटका आएगा, जब जहाँ हवा उसको मिल जाएगी दोबारा वो कवर कर लेगा, उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। हाँ, ये बात है कि एयर गैप कोई बहुत बड़ा मिल गया तो फिर है, ये भी क्रैश होने की रीजंस हैं। अब आप लोग तो देखें, जैसे अभी डॉक्टर होता है उसको पेशेंट का पता होता है क्या क्या मसले हैं, लेकिन ये तो नहीं कि मतलब हर चीज़ मतलब पेशेंट मर जाते हैं, मतलब, लेकिन ये डॉक्टर्स को तो पता होता है इन सब चीज़ें क्या क्या होती हैं, तो इसमें कोई घबराने की कोई बात नहीं है। मुझे नहीं पता, मैं से मुझे आपके साथ ये चीज़ शेयर करनी चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन वट एवर, इट्स ओके, यू हैव टू नो, आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। फिर एक और चीज़ जो प्रॉब्लम आ जाती है, नहीं अगर खिड़कियाँ वगैरह खुली रह गई, या किसी का शीशा टूट गया, या कोई डोर खुला रह गया, या फिर ऐसे भी हुआ है हाँ, कि जैसे कैप्टन बैठा होता आगे, तो उसका जो आगे के जो विंडो के जो शीशे थे वो उसके खुले रह गए, उसके जो स्क्रू लूज थे, तो वो जनाब शीशा उड़ गए, शीशा आगे वाला उड़ा है वो। तो वो आपको मैंने बताया कि प्रेशर बहुत होता है वहाँ पे, यानी कम होता है, तो उसकी वजह से वो, अब कैप्टन जो है वो बाहर गिरने लगा, उसको दूसरे कैप्टन ने बचा के रखा, लेकिन काफ़ी खून खून हो गए वो लोग। जहाज़ बचा लिया उन्होंने, लेकिन इस तरह के वाक़यात ये बहुत बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ हो जाती है। तो ये चीज़ बड़ी हरासमेंट्स हो जाती हैं। कभी कभी वो इस तरह के एसी मोटर्स लगे होते हैं, जैसे प्रेशर के डोर लगे होते हैं ना, इतना प्रेशर अंदर मेंटेन रखना है। जैसे जहाज़ फ्लाई करते हैं ना, वो डोर एक तरह से तकरीबन बंद हो जाते हैं, नहीं जो अंदर का प्रेशर है मेंटेन करके रहे जो है उसके मुताबिक फिर वो मेंटेन रखते हैं। तो वो प्रेशर अगर मेंटेन नहीं होगा तो फिर कानों में दर्द शुरू हो जाता है, इस तरह की चीज़ें जो आती है ना वो इस वजह से होती हैं। बताऊंगा कि आपको किस तरह खुद को प्रोटेक्ट करना है, क्या चीज़ें होती हैं। ये हो गया। फिर क्रैश की रीजंस स्टॉलिंग की वजह से हो रहा है, यानी एंगल ऑफ अटैक अगर सही नहीं है उसका तो तब भी क्रैश हो जाएगा। हाँ, एक ये मैंने नाम सुना था, वो क्या था, वो बरूदा बरूदा इस तरह का कुछ है। तो एक ट्रायंगल्स है, बरूदा करके शायद बोलते हैं वो, आप उसको सर्च कीजिएगा। वो एक ऐसी है, ऐसे कोई एयर सी है वहाँ पे। वो क्या होता है कि जब वो जहाज़ उस के ऊपर से, बरूदा ट्रायंगल बोलते हैं, उसके ऊपर से गुजरता है ना, तो वो जो है वो उसके फिर कोई सेंसर काम ही नहीं करता, ना वो एयर का काम करता है, ना हाइट पता चलती है, कोई भी जब कोई इंडिकेशन आती ही नहीं, बिल्कुल डेड हो जाता है। नहीं समझो कैप्टन, यूँ समझो अंधा हो जाता है, उसको जब इंडिकेशन नहीं आएगी वो क्या देखेगा, क्या करेगा, वो बिल्कुल जहाज़, और वो ना उसमें इंडिकेशन आती है और ना उसके फिर कोई जहाज़ का कोई सिस्टम काम करता है, सब सिस्टम डेड हो जाते हैं। और वो उसके बाद उस तरह का जैसे होता है ना दलदल से वो होती है, वेव होती है ऐसे, उसके अंदर सीधा नीचे जहाज़ ख़त्म,
कुछ नहीं पता चलता। ऐसे कितने जहाज़ हैं जो गायब हुए हैं, जिनका अभी तक कोई नहीं पता। वो भी क्रैश के रीजंस हैं। कैप्टन्स की बेवकूफ़ियाँ, ये जैसे कराची में जैसे हुआ था ये जहाज़ क्रैश, वो भी कैप्टन की गलती थी, क्योंकि जब एयरपोर्ट लैंडिंग करीब आती है ना, तो उसको कितनी दफ़ा उसने बताया एटीसी वाले ने कि भाई यहाँ पे एयरपोर्ट करीब है, स्पीड स्लो कर लो, लेकिन उसने स्पीड स्लो नहीं की। वो जब वो की तो वो नीचे बाद में इंजन टकराया। जब इंजन टकराया, क्योंकि वो मतलब जिस पॉइंट पे आना था उसे 10 कदम आगे ही जा रहा था, वो स्पीड इतनी ज़्यादा थी, उसने फिर दोबारा गोए राउंड किया और फिर बाद में जहाज़ बेकाबू हो गया। तो ये चीज़ें हैं। प्रॉपर मेंटेनेंस अगर जहाज़ की सही ना हो तो उससे भी हो जाता है। जो जिस तरह का वो उनका हुआ था, जमशेद साहब का जो जहाज़ था, वो एक जो जहाज़ क्रैश हुआ था, यानी अगर आपकी प्रॉपर अगर वो मेंटेनेंस नहीं है, जो कैप्टन के ऊपर भी होता है, महारत पे होता है। अगर 2 इंजन है, एक इंजन फेल हो गया तब भी वो उड़ा लेगा, लेकिन अगर महारत नहीं है तो फिर जो है ना वो नहीं कर सकेगा कंट्रोल। और कभी कभी महारत भी काम नहीं आती है। वो जहाज़ में जब बंदा बैठा होता है ना, जब वो हालात ऐसे आते हैं फिर कुछ समझ में नहीं, दिमाग नहीं काम करता बिल्कुल बंदे का। तो वो ज़मीन पे तो मैंने बताया ना कि 100 ऑप्शंस होते हैं आपके पास, आप ये भी कर लो, वो भी कर लो। जहाँ वो एक इंस्टेंट के अंदर आपने इतने लोगों की जान बचानी है, इंस्टेंट में आपको फ़ैसला करना है। सही हो गया तो ठीक है, गलत हो गया तो गए। तो फिर इसके अलावा ऐसे भी होते हैं कि नीचे जैसे पाकिस्तान का पीए का एक हत्यारा हुआ था खटमंडू में, तो वहाँ पे नीचे कोई चोटी अगर थी ना, चोट ऐसे जब जाते ना चोटी लग जाती है। इसके लिए इसमें GPWS सिस्टम होता है, वो वार्निंग देता है, लेकिन फिर भी जो है वो कभी कभी उनको करना पड़ता है। नहीं का हाइट कंट्रोल हुई या इस तरह के, अगर चोटी वाले एरिया में जब स्पेशली जाते हैं ना, जहाँ पे पहाड़ होते हैं, चोटियाँ होती हैं, तो वहाँ पे जो होता है वो केयर करनी पड़ती है कि किसी चीज़ से टकरा ना जाए, या हाइट थोड़ी ऊपर रखनी पड़ती है, या कभी कभी लैंडिंग गियर वहाँ टच हो जाते हैं तो उससे भी क्रैश हो जाता है जहाज़। इस तरह जहाज़ क्रैश हुए हैं। और जहाँ कैप्टन्स की बेवकूफ़ियों से भी हो जाते हैं, जैसे प्रॉपर लैंडिंग की कॉन्फ़िगरेशन नहीं की है। यानी जैसे जब एयरपोर्ट आता है ना, तो उसके बाकायदा एक स्लोप सा बनना होता है, ILS सिस्टम बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। तो उसमें ये होता है कि बाकायदा एक रेस ही आती है, एक रेस ही नज़र आती है उनको, जैसे रेडियो के एंगल में से बात कर रहा हूँ। वो एक रेस ही होती है, उसके ऊपर वो जहाज़ जो है ना सीधा ऐसे करके जाता है। मतलब उसको अगर राइट होगा तो उसको ग्लाइड स्लोप होता है, और लोकलाइज़र होता है। लोकलाइज़र जो होता है वो एक तो सीधे लाइन होती है, उसके मुताबिक इसको जाना पड़ता है, उस एंगल के ऊपर रखें। उसमें ऑटो पायलट सिस्टम होता है, उसके ऊपर मतलब सब चीज़ें एडजस्टेबल होती हैं। तकरीबन दो 2000 समझेंगे 2000 फीट से जो है ना वो चीज़ें उसको मॉनिटर करना शुरू कर देते हैं। प्रॉपर से सारा जो है ना उसी तरह आता है। लोग ग्लाइड अगर थोड़ा राइट लेफ्ट होगा तो ग्लाइड स्लोप से पता चल जाता है, उसको कहेंगे कि इधर करो। और इसके अलावा अपने करते लैंडिंग करेगा, लेकिन लैंडिंग कॉन्फ़िगरेशन, जैसे अगर उसने लैंडिंग गियर ही नहीं खोले हुए या नहीं खुल रहे उसके, या इस तरह की चीज़ें जो लैंडिंग के लिए चाहिए होती हैं, या टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जहाज़ को नहीं प्रॉपर टेक ऑफ किया तो भी क्रैश हो सकता है। लैंडिंग कॉन्फ़िगरेशन अगर प्रॉपर नहीं की है तो उसकी वजह से भी क्रैश हो सकता है। लेकिन इसके चांसेस बहुत बेवकूफ़ हुई कैप्टन होगा जिसे बिल्कुल पता नहीं होगा तो तब भी होता, वरना इस तरह नहीं। अभी जो सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह बड़े वो एडवांस सिस्टम्स हैं, इन सब चीज़ें। ये मैंने बता दिया कि हाइट बहुत मतलब ज़्यादा है।
इसके अलावा ड्यूरिंग फ्लाइट अगर फ्यूल ख़त्म हो जाए उसकी वजह से भी क्रैश हो सकता है जहाज़, अगर प्रॉपर उसको एयरपोर्ट नहीं मिला। ये एक जहाज़ ही क्रैश हुआ था ना कि उसको प्रॉपर एयरपोर्ट अगर नहीं मिलेगा तो तभी वो हो सकता है। वेदर कंडीशंस, वेदर अगर प्रॉपर नहीं है, जैसे एक जहाज़ क्रैश हुआ था वेदर की वजह से नज़र कुछ नहीं आ रहा था, उसके लिए भी प्रॉपर सिस्टम होता है। उसके लिए प्रॉपर वेदर रडार सिस्टम होता है, सब चीज़ें होती हैं, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं, लेकिन उसकी वजह से क्रैश हुआ भी था और हुआ भी ये वेदर की वजह। हाँ जी, हाँ, ट्रैफिक की वजह से भी जहाज़ क्रैश हो जाते हैं। नहीं, जहाज़ ऐसे हुआ है कि एक जहाज़ एयरपोर्ट से उड़ा था और दूसरा एयरपोर्ट की तरफ आ रहा था, तो अभी वो जैसे कर रहा था साथ ही ना वो उड़ने वाले टक्कर मार दी उसके साथ, और बहुत KLM के जहाज़ थे, वो बड़ा नुकसान हुआ थी। नहीं, वो क्या था, ATC की गलती की वजह से भी हो सकता है, कैप्टन की गलती की वजह से भी हो सकता है, ह्यूमन फैक्टर की वजह से हो जाता है। इसके अलावा टेक्नीशियंस या इंजीनियर्स की पुअर मेंटेनेंस की वजह से भी क्रैश हो सकता है। ये जो होते हैं ना क्रैश, इसकी मतलब सही कितनी रीजंस होती हैं, तो बड़ी केयर करनी पड़ती है, इसीलिए उनको हाई सैलरी दी जाती है, बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। तो ये क्रैश के ऊपर मैंने किया है, मतलब ये चीज़ें वो हैं जो मतलब अल्लाह ताला सबको हिफाजत से रखे। यानी इतने रीज़न्स हैं ना, इतने रीज़न्स के सोच तो क्रैश होने की, लेकिन ये कि वो सब की प्रोटेक्शंस हैं, सेफ्टी है, हर चीज़ के 2-2 3-3 सिस्टम है कि उनको किस तरह बचाया जा सकता है। तो इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो डालूँगा कि किस तरीके से इन सब चीज़ों को हम लोग मतलब उनको कवर किया गया है, मैन्युफैक्चरर ने कवर किया होता है, किस तरह कंट्रोल किया होता है इन सब चीज़ों को, कितनी केयर होती है, बहुत ज़्यादा केयर होती है। तो वो कोई फ़िक्र की बात नहीं है, आप आराम से उसमें फ्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें वैसे मैंने आपके वो तो बताया कि एक एक अल्लाह ताला हिफाजत करेगा सबकी इंशाअल्लाह ताला, लेकिन चीज़ों को समझना चाहिए कि ताकि आप उनको जो है ना फेस करें। तो मैं एक अब नेक्स्ट वीडियो एक डालूँगा कि मतलब कि क्रैश के हवाले से, तो एक ये बता देंगे कि जो क्रैश को कैसे रोका जा सकता है, तो उसके ऊपर भी कर देंगे। बाकी कंट्रोल सरफेसेस, मैक नंबर, स्पीड की वजह से, ज़्यादा ओवर स्पीडिंग की वजह से भी क्रैश हो जाता है। स्पीड उसको स्टॉलिंग होते हैं ना, स्टॉलिंग की वजह से हो जाता है, यानी स्पीड आपने बहुत ज़्यादा कर ली। हाँ, अगर स्पीड बहुत ज़्यादा कर ली उससे भी क्रैश हो सकता है कि उसके अंदर क्या होता है, तो स्टॉलिंग में चला जाएगा। स्टॉलिंग में जाने की एक तो ये वजह बताई ना कि मतलब आप हाइट ज़्यादा ले रहे हैं और स्पीड उतनी नहीं है, तो स्टॉल हो जाएगा। यानी वो जैसे होता है ना, मतलब बेकाबू अपना वज़न ही नहीं उठा सकेगा वो, एक्चुअली हवा के दोष पे अपना वज़न उठाता है जहाज़। मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझा रहा हूँ, इस तरह कोई भी नहीं बताएगा आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तो वो है, एक स्पीडिंग बहुत ज़्यादा अगर स्पीड हो गई ना, उसके अंदर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ा दिया आपने, वो हवा जो नहीं एयर होता है उसके बफेट्स बन जाते हैं, और वो आपकी देखिए, हम जहाज़ की जो सरफेस होती है बहुत मुलायम होती है, बहुत मुलायम रखा जाता है बिल्कुल इस तरीके से क्या हवा के अंदर वो गुजर सकें। तो अगर वो जो स्पीड बहुत ज़्यादा हो तो उसके इर्द गिर्द जो है ना, वो जो एक हवा का लेयर बन जाता है, और वो उसको जहाज़ के इर्द गिर्द इस तरह आ जाता है कि उसको आगे हिलने ही नहीं देता, उसको ढांप लेता है पूरा। एक वो बन जाती है लिफाफा जैसे, नहीं कह सकते हैं ये, उस वक्त जो बहुत ज़्यादा स्पीड हो, वो एयर उसका जो एक होता है ना, एक चारों तरफ से उसको घेर लेता है, वो बहुत ज़्यादा स्पीड जो नॉर्मल जहाज। इसलिए जो फाइटिंग जहाज़ होते हैं उनकी स्पेशल किस्म की जो होती है वो मैन्युफैक्चरिंग होती है कि ताकि उसको इस किस्म की प्रॉब्लम से बचाया जा सके। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट के जो जहाज़ होते हैं उनके ऊपर स्पेशल मतलब उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि उनके तरह स्पीड से चलाया जा सके। अगर होगा तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ना स्पेशल इस तरह की प्रोटेक्शंस की जाएंगी, तो इसलिए ओवर स्पीडिंग की वजह से भी
एयरक्राफ्ट क्रैश हो सकता है। नहीं, बहुत रीज़न है, बहुत केयर करनी पड़ती है, इसीलिए इसको चलाने के लिए माहिर कैप्टन्स चाहिए होते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। बाकी मैं यूट्यूब चैनल है, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एक दूसरे के साथ। और इल्म इल्म है, ज्ञान है। देखें आपको इंटरेस्टिंग बातें कुछ जो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ऐसी और भी चीज़ें हैं पता मुझे जो इंशाल्लाह आपको शेयर करूँगा। लाइक सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि मुझे भी एप्रिसिएशन मिलती है इस चीज़ से कि वाकई जो मैं बता रहा हूँ उससे सबको फ़ायदा मिल रहा है और मिलेगा भी इंशाल्लाह। तो देखते हैं, अल्लाह ताला खैर करेगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।